मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको ही पता है रेहान तारिक अरेस्ट हो गया है। ये खबर कुछ कह लो घंटे पहले आई है या इसको एक दिन गुजर चुका है। मेरे पास ये खबर कुछ घंटे पहले आई है। खैर, रीज़न जो है पहले उनको नहीं बताया गया था, वो यूके से आ रहा था और उसने अपने पेज पे भी डाला था, वो कोई पॉडकास्ट वगैरह शायद रिकॉर्ड करने गया हुआ था यूके में। तो उसको पहले तो रेहान तारिक को इमिग्रेशन पे रोका और उनको बोला कि भाई वेट करें, एनसीसीआई साइबर क्राइम की टीम आ रही है, उनको आप रिक्वायर्ड हैं। तो उसने फिर उस चीज़ पे एक मैसेज रिकॉर्ड किया था और उसने फिर सेंड किया था किसी को, जो कि यहाँ पे आया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं लंदन से वाया दुबई कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके पाकिस्तान पहुंचा हूं और जब यहाँ पहुंचा हूं तो मुझे इमिग्रेशन के ऊपर रोका है कि आपका नाम स्टॉप लिस्ट में है। तो मैंने पूछा कि मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हमें तो इसका अंदाज़ा नहीं है लेकिन रेड फ्लैग आ रहा है। तो उसके बाद मुझे ये कहा गया कि एनसीसीआई ने जो है रिक्वेस्ट की थी कि आप रिक्वायर्ड हैं उनको, यानी मैं एनसीसीआई को रिक्वायर्ड हूँ। अभी गुज़श्ता कुछ 4 घंटे से मैं यहाँ एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ और बताया जा रहा है कि एनसीसीआई की टीम रास्ते में है। फिर पता चल रहा है कि वो आए हुए हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और वो आपको यहाँ से लेके जाएंगे। क्या केस है, क्या चार्ज है, क्या ऐसा मैंने किया है, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का, ना ही मुझे बताया जा रहा है। और मैं ज़ाहिर है इदारों का एहतराम करता हूँ, मेरे मेरे वतन अज़ीज़ के इदारे हैं, मेरे मुल्क के इदारे हैं। बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी मैंने हमेशा एहतराम किया और अब भी करूँगा और मैं एज मच कॉपरेट एज पॉसिबल मैं करूँगा, लेकिन मुझे पता है तो जाए ना कि प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है। तो बहरकैफ ये इशू है। लेट्स सी क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अब बाहर से तो मुझे को पता नहीं है कि बाहर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। मैं हॉलीडेज पे गया हुआ था लंदन और लंदन से वापस आया हूँ और यहाँ आया हूँ तो ये इस वक्त सिचुएशन मेरे साथ बनी हुई है। चलो, ये हुआ था और इसके बाद फिर इनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर इनको लेके जाया गया और फिर उसके बाद इनके ऊपर जो केस बना, वो जहां तक मुझे ज्यादातर सुनने को मिला है वो बना है 295C का, और ये होता है तौहीन मजहब, तौहीन इस्लाम भी कह सकते हैं, तौहीन मजहब भी कह सकते हैं। और उसकी वजह बनी थी एक इनकी पॉडकास्ट, जिसमें ये बैठकर एक अहले तशरीह स्कॉलर का इंटरव्यू कर रहे थे और उनका इन्होंने इंटरव्यू किया था। तो उसमें इन्होंने एक सवाल किया था जिसपे उन्होंने जवाब दिया था और वो सवाल थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, जो कि मेरे सामने भी आया था। तो मैंने कहा था कि ये आपने सवाल पूछा है और आपको आउटकम पता है क्या आना है, तो इससे काफ़ी इन मुसलमानों की फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, तो ये सवाल अवॉइड करना चाहिए था। खैर, मेरा उसमें ये टेक था, अगर इन्होंने वो चीज़ पूछी थी तो वो उसको अवॉइड कर सकते थे, बट ये टोटली इनकी गलती नहीं थी, क्योंकि जो उन्होंने जवाब दिया आगे से स्कॉलर ने, वो उन्होंने दिया है, इन्होंने सिर्फ सवाल पूछा। मेरा ये मानना है, इनकी तरफ से मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसा हुआ है जिसपे इन पे ये दफा लगनी चाहिए। बट अगर कानून ने ये दफा लगाई है तो कुछ सोच समझ के लगाई होगी, कुछ देख के लगाई होगी। मैंने तो एक दफा क्लिप देखा है, उन्होंने शायद पूरी पॉडकास्ट बैठ के सुनी हो, उन्होंने पूरा एनालाइज किया हो, तब जाके उन्होंने इस फैसले पर पहुंचे कि इसको गिरफ्तार करना है। तो मेरा टेक इस पे ये है कि ये इसमें शायद इस तरह फंस गया है कि इसने वो चीज एयर कर दी है अपने चैनल पे, जो कि इसको शायद नहीं करनी चाहिए थी। इसका जुर्म ये बन गया है यहाँ पर। आपने चलो पूछा, उन्होंने चलो जवाब दे दिया, आपने वो चीज डाली क्यों? आप वो चीज कट भी कर सकते थे। ये मसला बना होगा इसका ज्यादा से ज्यादा, अगर ये बनाओ। फिर इस पर मेरे सामने कुछ वीडियोस भी आई हैं। ये वकील की वीडियो आ गई। आपको पता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ओ सॉरी, मेरी गलती हो गई, 295A लगा है, 295C बड़ा संगीन होता है, 295A लगा है। कि रेहान तारिक को आज लाहौर एयरपोर्ट पर एनसीसीआई ने गिरफ्तार कर लिया, अपनी तहवील में ले लिया। बाद में पता चलता है कि रेहान तारिक के ऊपर 295A का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब दोस्त पूछेंगे 295A पीपीसी क्या है? 295A के तहत जिसके ऊपर मुकदमा होता है, उसका मतलब यह है किसी भी मजहब की तौहीन करना, दानिस्ता तौर पर ना दानिस्ता तौर पर किसी मजहब की तौहीन करना, उसके जज्बातों को मजरू करना और इंतशार फैलाना। और रेहान तारिक को 6 रोजा रिमांड पर पेश कर 6 रोजा रिमांड जो है उसका ले लिया गया है। अब बात यह है, रेहान तारिक पर 295A के तहत मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? देखें, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। चाहे आपका पॉडकास्ट हो या किसी भी जगह पर आप किसी के साथ कोई बहस मुबाहिसा करते हैं और आप किसी के मजहब की तौहीन कर देते हैं, उसके जज्बातों को मजरू कर देते हैं। अब इसकी जो फर्दर डिटेल्स है, फर्दर इंक्वायरी है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, वो चीजें जो तहकीकात हैं वो मंजरे आम पर आएंगी। लेकिन दोस्तों को ये बता दूं, रेहान तारिक को उनका जो 6 रोजा रिमांड भी ले लिया गया है
उनको 295A की तहत, इसलिए 295A, 295B, 295C ये ऐसी दफात हैं कि आप इसको पढ़ें, गूगल के ऊपर पढ़ें, चैट जीपीटी किसी भी जगह पे 295, बहुत संगीन है, 295B, बहुत 295C को संगीन है। पढ़ें, ताकि कल को आपके ऊपर भी ऐसी FIRs हो सकती हैं। इसलिए क्यों खुदारा हूँ? अबे क्या हो गया? क्या बात कर रहा है भाई? अल्लाह ना करे यार, कैसी बातें कर रहे हो यार? ऐसे तो नहीं बोलो, हम पे भी हो सकती है। क्यों होंगी भाई? हम अवॉइड करते हैं, हम तो सेफ चलते हैं यार। अल्लाह ना करे भाई। ऐसी मजहबी मैटर के ऊपर किसी के साथ भी गुफ्तगू ना किया करें। हाँ, नहीं करनी चाहिए ये चीज़, तो मैं भी खुद भी अवॉइड करता हूँ। जब मैं देखता हूँ ना कोई मजहबी चीज़ आ रही है, इवन मैं किसी स्कॉलर को भी बात करते हुए देखता हूँ ना, तारिक मसूद हो गए और इंजीनियर मिर्जा हो गए, मैं कंट्रोल करता हूँ अपनी ज़बान पे, क्योंकि मेरे को नहीं पता मैं क्या बोल दूँ। अब मेरी नज़र में तो वो चीज़ सही रहेगी जो मैं बोल रहा हूँ, बट सबको आप कैसे समझाओगे यार? कोई उसको गलत ले जाए, कोई समझे कि आप गलत वे में बोल रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, या आप जो है तौहीन कर रहे हो, कुछ भी समझ सकता है यार। तो वो ऐसी सेंसिटिव चीज़ एयर ही नहीं करनी चाहिए थी। खैर, उसका मकसद ये था कि वो शिया स्कॉलर से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले अबाउट देयर बिलीफ। तो खैर उसमें उससे ये भंड हो गया, और मेरा ख्याल कि अब इस पे जो कानून फैसला करे भाई वो बेहतर जानता है, लेकिन ये इंटेंशनली नहीं किया गया है। अगर अवाम इस पे आउटरीच दिखाएगी ना, तो मैं ये कहूँगा कि अवाम को समझना चाहिए, देखो कानून का तो कानूनी कार्रवाई होती है, ठीक है, वो कानून हैंडल करेगा। बट बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अवाम आउटरीच दिखाती है, अवाम फिर जो है ना उसको बोलती है तूने मजहब की तौहीन कैसे की साले, तेरा गला काट दूंगा मैं, ये नहीं करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हुआ है ना वो एक अनइंटेंशनल चीज़ है, ठीक है। और उसने सवाल पूछा था, उसने कुछ अपने मुंह से कुछ भी नहीं ऐसे अल्फाज बोले थे, मैंने वो क्लिप खुद देखा है, ठीक है, मैं वेरीफाई कर सकता हूँ उस चीज़ को। तो आप लोग इस पे उसको कोई आउटरीच पर्सनली मत दिखाना जाके, कानूनन जो भी कार्रवाई होगी वो कानून देखेगा, हम उस पर कोई नहीं होते बोलने वाले भाई, और उसकी रिस्पेक्ट करेंगे भाई। जो भी आता है फैसला उसकी करनी भी चाहिए रिस्पेक्ट, रेहान तारिक को भी करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए, और आई होप कानून इस पे जो है उसके साथ जस्टिस करेगा। लेकिन इस पे आवाम को आउटरीच नहीं दिखाना चाहिए, आवाम को अकल रखनी चाहिए, क्लिप खुद जाके देखना चाहिए कि वो वहाँ पे क्या मौक़िफ़ रख रहा है, उसका क्या मकसद है उस क्लिप को रखने का, या फिर वो सवाल लाने का वो क्या इंटेंशन है उसकी, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सब्र तामुल से सारे काम लो, कोई भी ऐसी आउटरीच मत फैलाना, या उसको गाली गलौज जाके या थ्रेट्स वगैरह जाके मत देना, क्योंकि ये एक इंटेंशनली की हुई चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी और भी लोगों ने वीडियो बनाई, सब ने बना दी जैसे इन्होंने बनाई है। कदों तक रेहान शोहरत की बुलंदियों से जिल्लत के जुल्मत कदों तक रेहान तारिक की। यार देखो ये ना बहुत ही अजीब बात है, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स सबकी ज़िंदगी में आते हैं, ये बात करना, ये शायरी मारना, ये सब जो है इंजॉय करने के उसमें आ जाता है। और आप किसी की सफरिंग को अगर इंजॉय कर रहे हो ना, तो आपसे ज़्यादा घटिया आदमी कोई नहीं है। ये शेर शायरी जो ये मार रहे हैं ना कि जिल्लत की ज़िंदगी हो गई शौहरत से, ये बेकार है, सही है। ऐसी बातें नहीं किया करो, आप पे भी ये टाइम आ सकता है, डरो उस टाइम। स्टोरी आपको बताते चले कि एक ऐसे पॉडकास्टर जिन्होंने पॉडकास्ट करने का जो रुख था या मिजाज था, उन्होंने पब्लिक को उसके साथ जोड़ा, चीज़ों को बहुत हद तक ग्लैमराइज करके, बल्कि मैं कहूँगा क्रिटिसाइज इस लेवल का किया कि सामने वाला मेहमान नहीं मुल्जिम लगता। लेकिन आज वो एक ऐसे मुकदमे के अंदर पाबंदे सलासल हो चले हैं जिसके तहत पहले वो अबे कौन सी उर्दू अब बोल रहा है भाई, मेरी तो जबान में कट लग गया है ये सुनता। अबे मेरी जबान में वाकई कट लगा हुआ है। हुआ ये था, मैं ना च्युइंगम खा रहा था, गलती है मैंने अपनी जबान चबा ली, तो खून आया था मेरे बड़ा। खैर कट लगा हुआ है मेरी जबान, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो उर्दू बोली है वो सुन के मेरी हंसी छुट गई। और इनका ये कहने का मकसद है कि ये देखो ये बंदा जो है सबको जलील करता था, आज इसका अल्लाह का अज़ाब आ गया इस पे। ऐसी बातें नहीं करते, ठीक है। उस पे जो लगा है वो इत्तेफाकन एक ऐसी चीज हो गई, एक मिस्टेक हो गई, उस पर आप लोग ऐसे कमेंट्स पास नहीं कर सकते यार, गलत बात। रेहान तारिक को देखो मैं भी पसंद नहीं करता, जिस तरह की वो पॉडकास्ट करता है, जिस तरह से वो जजमेंट पास कर देता है, जिस तरह से मुजरिम बना देता है सामने वाले को, गलत है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले के लिए बुरे की होप करें, नहीं करनी चाहिए। बल्कि ऐसे मामलात में आप एक न्यूट्रल ओपिनियन दे दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जिसपे आप सिर्फ और सिर्फ आके न्यूज बताओ कि इनके साथ ये वाकया हो गया, आवाम को आगाह कर दो, आवाम को मुकदमे के बारे में आगाह कर दो कि यार इससे सेफ रहो, ऐसे कमेंट्स ऑनलाइन पास नहीं किया करो, ऐसे डिस्कशन मत किया करो ऑनलाइन, अवॉइड किया करो। मुल्क से भागे, फिर मुल्क से वापस आए तो एनसीसीआई उनके इंतजार में एयरपोर्ट पे मौजूद था। उनकी एक मुबैना कॉल चल रही है जो कि उनका एक वॉइस नोट है, जिसके तहत वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता मुझे किस लिए बिठाया हुआ है, मैं 4 घंटे से एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हूँ, मुझे नहीं पता एनसीसीआई के लोग मेरे साथ क्या करेंगे। और उन्होंने अपने बारे में एक इबहाम क्रिएट किया कि शायद पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला है। खैर
किस्सा मुख्तसर ये। हाँ, डर लगता है यार इंसान को। आप ऐसी सिचुएशन में कभी रहे नहीं हो, आप रहोगे तो शायद आपको पता चलेगा। इंसान को डर लगता है क्योंकि जब आपको पता हो ना कि कुछ लोग आपको पकड़ने आ रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि वो आपको क्यों पकड़ने आ रहे हैं, और वाकई उसको नहीं पता था। डरने वाली बात है क्योंकि आप नहीं जानते आपने क्या किया है, आप नहीं जानते आपको क्यों रोका हुआ है, और आपके साथ क्या होने वाला है ये आप नहीं जानते। तो इंसान के ना मल्टीपल थॉट्स चल रहे होते हैं दिमाग में, और ऐसी सिचुएशन सिर्फ अरेस्ट के टाइम नहीं, किसी भी टाइम अगर बन जाए ना, इंसान घबरा जाता है। कि रेहान तारिक को गिरफ्तार कर लिया गया है एनसीसीआई की जानब से, और उन्हें अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट में भी पेश करने के लिए ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इस बंदे का ना, रेहान तारिक पर्सनली कोई चड्डी वगैरह चुरा के भागा है। इसको मुझे लग रहा है बहुत प्रॉब्लम है रेहान तारिक से। गया, लेकिन वहां पे उन्होंने एक ऐसी हरकत की जिसको मैं आज के वीलॉग में लाजमी डिस्कस करूंगा। रेहान तारिक एक ऐसा नाम जिसने अबे क्या कर दिया, पेंट उतार के खड़ा हो गया था। क्या किया था रेहान तारिक ने? अबे हाँ, इसकी ना मेरे सामने एक वीडियो आई थी, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, सबर कर। इसकी एक वीडियो आई थी, ये इसने क्या डाला है, एक्सपोज उस्मान ज़ैब। अबे यार ये बंदा बड़ा क्लाउन है वैसे, सही बताऊं तो। एक्सपोज क्या एक्सपोज है? रेहान तारिक अदालत पेश, 6 रोजा जिस्मानी रिमांड, मुझे एक बड़ी शख्सियत ने गिरफ्तार करवाया, रेहान का दावा। ये तो हमें सामने आया ही नहीं है, उसके वॉइस नोट हमें आया, उसमें तो नहीं ऐसा कुछ कहा हुआ है, बल्कि उसका रीजन ही कुछ और है। यार कितनी झूठी खबरें फैलाता है यार ये आदमी, शर्म वरम है इसको नहीं है, कुछ भी बोल देता है यार। ये थंबनेल में क्या लिखा हुआ है इसने कि मुझे एक बड़ी शख्सियत ने गिरफ्तार करवाया है। कैसी बातें कर रहा है यार ये बंदा, अपने पास से कुछ भी लगाया जा रहा है। अब इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये वाली। ये देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये गाड़ी से निकला है रेहान तारिक और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। अबे तुझ पे कोई एंटी नेशनल का थोड़ी मुकदमा लगा है जो तू पाकिस्तान के नारे लगाने लग गया वहां पे। ये देखो, अबे कोर्ट में ये क्या तमाशे लगा के रखते हैं यार, जहालत लगती है मुझे भाई। चुपचाप से करो ना, शोर शराबा मचा के रखा हुआ है तुम लोग। अबे बहुत बहुत ज्यादा छिछोरपन लगता है ये भाई। आप खामोशी से जाओ ना यार, आप अपने मुकदमे के लिए जा रहे हो ना, आप वहां पे चीखने चिल्लाने लगाया हुआ। गाड़ी से निकला है ये, इसकी मैंने वीडियो देखी थी, वो मिल नहीं रही मुझे। वो ये गाड़ी से निकला, गाड़ी से निकलते ही इसने पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्लाना शुरू कर दिया। अब इसमें मल्टीपल लोग बकवास कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी इमरान खान की वजह से उठा लिया इसको, एक बंदे ने ये भी बोला है बाकायदा। कोई बोल रहा है कि जी कोई कुछ बोल रहा है, एक बंदे ने कोई और बनाई थी वजह। लेकिन इस तरह की मल्टीपल वजहें सामने आ रही हैं कि इसको इस तरह गिरफ्तार किया गया है। लेकिन वकीलों ने, जो मैंने वीडियो वकीलों की देखी है ना, जो वकीलों ने डाला है, क्योंकि देखो मैं भरोसा तो वकीलों पे करूंगा ज्यादा, क्योंकि उनको ज्यादा पता होता है कि कोर्ट में क्या मामला चल रहे हैं, उनके पास ज्यादा चीजें मौजूद होती है। अच्छा, एक हरामखोर पता है क्या कह रहा है, ये पता नहीं कौन था, इनमें से कोई था, शामिल है। रेहान तारिक को 7 साल कैद और 50 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। रेहान तारिक को 6 मुहर्रम को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, फिर ये लंदन चले गए। रेहान तारिक के ऐसा हो नहीं सकता। एक बात बताऊं, जब आप का नाम ECL में आ जाता है ना, जब आपको गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं ना और आपका कोई संगीन जुर्म होता है, तो वो आपका नाम ECL में डाल देते हैं कि ये भाग ही ना सकता। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई हो और ये भाग गया हो। और अगर ये भागा होता बच के उनसे, तो ये वापस क्यों आता? पैसे खत्म हो गए थे क्या? अबे नहीं ना, वापस ही नहीं आता बंदा। वो वहीं से ही अपना केस लड़ता किसी तरीके से, कि यार वकीलों को बोलता कि मेरे लिए करो कुछ, केस वेस मेरा जो है लड़ो, या मेरे लिए वहां पे सफाइयां। तो वो आता ही नहीं, पागल है वो, अनअवेयर था वो। जैसा कि उसने एयरपोर्ट पे एक वॉइस नोट बनाया था कि मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है, वो अनअवेयर था जब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। कुछ भी बोलते हैं यार लोग, कुछ भी बोलते हैं अपने पास से कि ये पहले भी होने वाला था, अब ये हुआ ही नहीं, भाग गया था साला, फिर अब आया है, अब पकड़ लिया। अबे इस वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, एक आदमी बोल रहा था कि इस पे वो दफा लगी है जो रजब भट्ट पे लगी थी। एक तो मुझे ये बताओ रजब भट्ट कहाँ से आ गया, मतलब अबे ये कोई बात हुई, रजब भट्ट पे लगी थी। अबे ये बताओ ना कि कौन सी दफा लगी थी। रजब भट्ट पे तो बहुत सारी दफाएं लगी है, उसको तो दफा ही हो जाना चाहिए। अच्छा, इसकी बात सुनता हूँ, कंप्लीट नहीं हुई थी, क्या बोला बहुत देर लगा के बहुत कम वक्त में शोहरत की ऐसी बुलंदियों को छुआ जिसको ऐसे लगता था कि यार ये बंदा शायद कभी नीचे नहीं आएगा, और ये हर बंदे की पॉडकास्ट में बैठ के इज्जत उतारने के लिए बना। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद NCCI जब उन्हें कोर्ट में लेके गया तो एक बड़ी ही मज़का खेज उन्होंने हरकत की, जिसको देख के मुझे हैरानी हुई कि ये बंदा
कसम से मुझे हंसी आई थी जब मैंने इसको देखा ना, यूं निकला है ए पाकिस्तान जिंदाबाद। अबे क्या हो गया, तुझे इंडिया ले गए, तुझे तेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि तेरी नेशनैलिटी पे बात आ रही है? ये मुझे समझ नहीं आया। ये वो नहीं होता बुखला जाता है आदमी कि मैं कुछ तो करूं। शुक्र है इसने ऐसे निकल के नहीं बोला आलू 50 रुपए किलो, मतलब कुछ भी बोल देता, हमें क्या पता भाई। बौखलाया हुआ आदमी मुकदमात की सीरियसनेस को समझता है। क्या ये बच्चा है? क्या इसे ये अंदाजा नहीं है कि इसकी एक हरकत इस वक्त नोटिस हो रही है और वो इसी के खिलाफ जा सकती है? लेकिन क्या कहिए, कहते हैं ना, जब दवामे शोहरत किसी कम जर्फ को मिल जाए तो उसे ये लगता है अबे यार ऐसे क्यों बात कर रहा है कि जैसे तेरे घर या आया और तेरा गेट बजा के भाग गया। ये इतनी हेट लेके बैठा हुआ है इस बंदे के लिए कि ये अभी भी बोल उसको जो है कोसे जा रहा है बैठ के। मैं इसी का गद्दी नशीन हूँ। भूल जाता है ना इंसान। ये क्या सर्जन के कपड़े पहना हुआ है ये रेहान तारिक? ये क्या ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है यार आदमी को। When life is on credit, reality is become illusion. जब क्या बोला है? एक सेकंड, अबे यार बहुत ही कोई डीप कोड बोला है इसने। When life is on credit, reality is become illusion. Reality is become illusion, याद रखना ये, reality is become illusion। झाइलो, जब जिंदगी उधार पे चल रही हो तो जो होती है ना सच्चाई या हकीकत, वो धुंधला जाती है। यही कुछ रेहान तारिक के साथ हुआ। उन्हें लगा कि शायद ये जो मैं कम वक्त में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा हूं यही चलता रहेगा। भाई आप उतर के नारे मार रहे पाकिस्तान जिंदाबाद, साथ आपने अपने 4 चेले खड़े कर लिए। क्या साबित करना चाह रहे? वो ये साबित करना चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, तो प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं माँ बनने वाला हूँ। ये साबित करना चाह रहा है। आपने कोई ऐसा बहुत बड़ा हीरोइक काम नहीं किया। आपने इस मुल्क में मुतनाज़िया किस्म के पॉडकास्ट कर करके लोगों को शख्सियत उनकी मजरू की, जज्बात को मजरू किया, एहसासात को यार ये तो है, ये तो फैक्ट है कि ये बंदा जो पॉडकास्ट करता है ना, ये बड़ा ही रेज बेट करता है सामने वाले को और उसको गलत दिखाने की कोशिश करता है कि मतलब किसी भी किस्म का उससे सवाल पूछा है। जैसे इसने एक औरत के साथ पॉडकास्ट की थी और उसको सामने ऐसे उसका वीडियो दिखा के शर्मिंदा कर रहा था कि जैसे वो बहुत ही कोई घटिया काम कर रही है। और मुझे ये चीज़ बुरी क्यों लगी? मुझे इसलिए बुरी नहीं लगी कि ये उस औरत को उसकी असलियत दिखा रहा है। मुझे इसलिए बुरी लगी कि जब महक मलिक इसकी पॉडकास्ट में आती है तो ये महक मलिक के साथ बड़ी इज्जत से बात करता है, उसकी स्ट्रगल्स बता रहा है, उसको इज्जत दे रहा है, उसको बड़ा जो है सर पे बिठाया हुआ है इसने। हालांकि महक मलिक करती ही मुजरा है और महफिलों में जाके मुजरा करती है, उसको ये इतनी इज्जत दे रहा है। और एक औरत को ये इस तरह से ट्रीट कर रहा है कि उसके सामने एक बंदा उसको तवाइफ तक बोल रहा था। मतलब इसने वो माहौल क्रिएट कर दिया था वहां पे कि ऑडियंस भी इतना खुल गई, बैठ के वहां पे जो बैठी हुई थी वो भी खुल गए इतना कि हम इसको मुंह पे तवाइफ बोल देते हैं। मतलब इतना माहौल इसने खराब कर दिया था वहां। मजरू किया। बल्कि आपने आने वाली नई सहाफती नस्ल को क्या पैगाम दिया? आपने पैगाम दिया कि किसी की इज्जत मजरू करोगे तो व्यूज मिलेंगे। किसी की पर्सनैलिटी को डिसऑर्डर में लेके जाओगे, उसको निगलेक्ट करोगे, ह्यूमिलेट करोगे ऑन द स्क्रीन, अबे थूकना बंद कर, देन यू बिकम फेमस। दिस इज व्हाट यू आर। और आज कुदरत का इंसाफ आपके साथ हो रहा है, लेकिन उसमें भी अबे यार ये बातें नहीं, बदला ब्रदर वाली बातें नहीं करनी चाहिए कि आपने ये किया इसलिए आपके साथ ये हो रहा है। देखो मानता हूँ मैं यार कि रेहान तारिक जो है गलत करता है मैं, लेकिन कभी भी होप नहीं करूंगा कि किसी के साथ भी, मेरे दुश्मन के साथ भी ये कभी हो। मैं होप नहीं करूंगा कभी भी, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल चीज होती है। कभी आप इसको फेस करो, आपको पता चलेगा कि कितना कोई पैनिक होता है इंसान, कितना कोई परेशान हो जाता है। एक रात आप जरा सिर्फ लॉकअप में गुजारो, जेल में नहीं, सिर्फ लॉकअप में गुजारो। आपको पता है जेल और लॉकअप के बीच का फर्क बताता हूँ। लॉकअप जो होता है ना वो होता है थाने का, जेल जो होती है वो प्रॉपर जेल होती है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ कैद खाने बने हुए होते हैं। तो आप सिर्फ एक रात आप लॉकअप में गुजार लो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी मुश्किल होती है ये सब चीजें, कि आपका सब रुक गया है, आपका क्या होने वाला है आपको नहीं पता, किस तरह से आगे चलने वाली है लाइफ, कल क्या होगा, अगले घंटे में क्या होगा, कुछ नहीं पता आपको। इतनी कोई मुश्किल होती है ना ये स्टेट। इस स्टेट में मैं किसी को होप नहीं करूंगा कभी जाना पड़े, मेरे दुश्मनों को भी नहीं जाना पड़े, ठीक है। तो ऐसी चीज को जो बंदा सेलिब्रेट कर रहा है ना, उससे वीक इंसान कोई भी नहीं है, क्योंकि आप खुद कुछ नहीं कर सकते उनसे मुकाबला करने के लिए जिनको आप अपना राइवल समझते हो या जिनसे आपकी जलती है। आप खुद नहीं कुछ कर सकते उनसे बेटर बनने के लिए, तो आप होप करते हो कि इसके साथ खुद ब खुद ऐसा हो जाए कुछ कि ये हमसे नीचे चला जाए, या ये ऐसी स्टेट में चला जाए जिसमें हम नहीं है, सही है, या ये जस्ट सफर करे। तो ये एक बहुत ही वीक माइंडसेट है आपका, और ये जो भी सोचता
रखा है अपने दुश्मनों के लिए, उसकी बहुत ही वीक माइंडसेट है कि वो ये सोचता है कि यार इसके साथ ना नेचुरली कुछ ऐसा हो जाए कि इस पे क्राइसिस आ जाए। उससे आपका क्या फायदा होगा? रेहान तारिक जेल चला गया, मैं रेहान तारिक को पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे क्या फायदा हुआ रेहान तारिक के जेल जाने से? क्या उसका चैनल मुझे मिल गया? क्या उसकी शोहरत मुझे मिल गई? उसका पैसा मुझे मिल गया? कुछ भी नहीं है। वो हट भी जाए सोशल मीडिया से तो आपका क्या है? आपको क्या मिलेगा ऐसा जो आप यहाँ पे बैठ के बातें चोद रहे हो ऐसी चुतियापे की कि ये देखो ये करता था, इसके साथ ये होगा, मक्काफाते अनल हो गया इसके साथ। देखो ऐसी बात ना तब करनी चाहिए जब आपने उस पे केस किया हो और उस केस में वो अंदर चले जाए, तब आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन होगा कि आप उसको अंदर ले जाने में आपका हाथ है। आपने ऐसी एफर्ट करी कि वो बंदा ही अंदर चला गया, वो बंदा गिर गया, उसको गिराने में आपका हाथ है, फिर हम बोलेंगे अबे हाँ यार कंपटीशन तो बड़ा तगड़ा दिया है भाई ने यार। लेकिन अब आपका हाथ ही नहीं है दूर दूर तक, आपको मैंने आज तक देखा नहीं है यार। यहाँ पे आप जल कुड़ के बैठे हुए हो पूरा कि यार रेहान तारिक सारी शोहरत ले गया और हम यहाँ बैठ के माइक लगा के जो है थूक रहे हैं लोगों पे और हमें शोहरत नहीं मिल रही। घटिया माइंडसेट है, बहुत घटिया, बहुत नीच माइंडसेट है। और ऐसी सोच जो भी रखता है ना किसी के बारे में, बिल्कुल नीच आदमी है। उस इंसान को सोशल मीडिया पे आने का हक नहीं है, ऐसे इंसान को जो सेलिब्रेट करता है।